ये मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में कई इंडोमेंट बोर्ड्स हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और उसी तरह सिख भाइयों के लिए हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए हैं। तो वक्फ बोर्ड उसका पैरेलल है। तो जिस तरह के राइट्स इंडोमेंट बोर्ड्स को हासिल हैं, जिस तरह के राइट्स दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के इंडोमेंट्स को हासिल हैं, उसी तरह के राइट्स वक्फ बोर्ड को हासिल थे। लेकिन अब इस एक्ट के जरिए सिर्फ टारगेट करके वक्फ बोर्ड से यानी मुसलमानों से उन राइट्स को छीना गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स का खुला वायलेशन है। उसी तरह मीडिया में हर जगह ये बात लाने की कोशिश हो रही है कि ये जो एक्ट है ये वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए और करप्शन को ख़त्म करने के लिए, लूट को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। ये भी बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा झूठ है। इस एक्ट में एक सिंगल आर्टिकल भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को, मीडिया को भी ये सवाल पूछना चाहिए किरण रिजिजू से और गवर्नमेंट के दीगर लोगों से कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्या मुसलमान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की जगह नॉन मुस्लिम मेंबर्स आने से एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होता है? क्या गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो एक्सक्लूसिव वक्फ ऑफिसर है उसको हटाकर कलेक्टर के हवाले करने से करप्शन खत्म होता है? अगर ऐसा है तो सारे डिपार्टमेंट्स खत्म कर दीजिए और सभी को कलेक्टर्स के हवाले कर दीजिए। हम जानते हैं कि करप्शन हर जगह है, तो रेलवे ऑफिसर्स खत्म कर दीजिए, कलेक्टर के हवाले कर दीजिए। इन्वायरमेंट ऑफिसर्स खत्म कर दीजिए, कलेक्टर के हवाले कर दीजिए। जितने ऑफिसर्स हैं जिनको राइट्स दिए गए हैं वो सब खत्म करके कलेक्टर के हवाले कीजिए। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन से कभी भी करप्शन खत्म नहीं होता। ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने की बात है। करप्शन डिसेंट्रलाइजेशन से खत्म होता है। जब आप एक्सक्लूसिव ऑफिसर्स रखेंगे जिनके जरिए मॉनिटरिंग होगी तो उससे करप्शन खत्म होगा। इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल उल्टा काम किया है कि बजाय और डिसेंट्रलाइज करने के और पावरफुल वक्फ ऑफिसर्स लाने के, उन्होंने वक्फ ऑफिसर को खत्म करके कलेक्टर के पास पावर्स शिफ्ट किए हैं। सजाएं कम करने से क्या करप्शन खत्म होता है? कि पहले ऑक्यूपाई करने वालों को और कब्जा करने वालों को जो सजाएं दी जाती थी, अब सजाएं कम की गई। तो सजा बढ़ाने से करप्शन खत्म होगा या सजा कम करने से करप्शन खत्म होगा? तो बात जो कही जा रही है एक्ट उसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। मकसद कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाना है, लेकिन उसके जितने कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने वाला एक सिंगल पॉइंट भी उसके अंदर नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट भी इसी तरह गलत बात फैलाने की कोशिश कर रही है और हमारे मीडिया में भी इसी तरह का डिबेट चल रहा है। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि सिंसियर क्वेश्चंस गवर्नमेंट के सामने रखिए और सही बात लोगों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो अहम इश्यू है आज हमारे सामने वो फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल है। तो इस वक्त जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, मैं समझता हूं कि वो ह्यूमन हिस्ट्री का बदतरीन मैसेकर, बदतरीन जेनोसाइड है। वो सारी इंसानियत को शर्म से पानी पानी करने वाली चीज है। ये कोई वॉर नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं है, बल्कि सिविलियंस पर टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे सिटी को, गज्जा को बर्बाद कर दिया गया है और अब रिफा को बर्बाद करने के लिए आप देख रहे हैं कि कई दिनों से काम चल रहा है, बमबारी हो रही है सिविलियन एरियाज पर। तो हम समझते हैं कि ये हमारी तारीख का, हमारे इतिहास का, हमारे हिस्ट्री का डार्केस्ट चैप्टर है जो इस वक्त चल रहा है और इस पर खामोश रहना, इस पर साइलेंस, ये भी क्राइम है, ये भी जुर्म है। तो इसलिए इस बर्बरियत के खिलाफ, इस एट्रोसिटी के खिलाफ, इस जेनोसाइड के खिलाफ मुल्क के तमाम अवाम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, दुनिया के सारे अवाम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमारी हुकूमत की जानिब से कंसर्न आया है कुछ दिनों पहले, उसको हम वेलकम करते हैं। हमारी हुकूमत ये भी कह रही है कि वहाँ रिलीफ हिंदुस्तान भेज रहा है,
उस पर भी हम खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन साथ ही हम समझते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है और इस बड़ी ताकत होने के साथ साथ उस पर बड़ी जिम्मेदारियां भी हम पर आयद होती हैं। हमको और ज्यादा ताकत के साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए और मजबूर करना चाहिए बड़ी ताकतों को कि वो अपने इंपेरियलिस्ट डिजाइन्स के लिए, अपने इंपेरियलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए आम इंसान, छोटे बच्चे, मासूम लोग, डॉक्टर्स, रिलीफ वर्कर्स, उनकी जाने लेने का जो खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ है उस सिलसिले को फौरी रोकें, इजराइल को अकाउंटेबल बनाएं, जो लोग इन क्राइम से मुब्तला हैं उन पर बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में केस चले और उनको इसकी सजा दी जाए और जल्द से जल्द इस वार को ख़त्म करने में हमारा मुल्क और दुनिया की सारी ताकतें अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करें। तो बस यही दो बातें थी। अब इस पर अगर कोई सवाल आपकी जानिब से है तो उसका इस्तकबाल है। अभी आगे क्या रास्ता थोड़ा सा क्लियर रखें अगर जमात का क्या स्टैंड इसको लेकर है, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी वक्त वाले इशू? जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इश्यू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इश्यू है और इस इश्यू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, कई चीज़ें तय की हैं, एजिटेशन तय किया है और कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की बात तय की है और एमपीज़ को और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की बात तय की है। तो इन सारे कामों में हम उसका ताउन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। जिस तरह कराम ने या मुस्लिम तंजीमों ने बाबरी मस्जिद वाले इशू में पहले ही ये कह दिया था कि अदालत का फैसला हमें कबूल होगा, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ जहन बनाए हुए आप लोग? देखिए, किसी भी मुल्क में फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला नामुनासिब है तो उसके खिलाफ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, यह भी हर शहरी का, हर सिटीजन का हक है, हर सिटीजन का राइट है। तो इन दो बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीजन क्या करेगा और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करेगा भाई? फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीजन का राइट है। डायलॉग से तो कभी भी इनकार नहीं किया गया है, डायलॉग तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बल्कि बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बात करे, डायलॉग करे, गुफ्तगू करे। किरण रिजिजू जी बात करें, क्यों नहीं बात करते? वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं और बात करें। हमने तो बार बार यही मुतालबा किया है। बिहार में जब हम धरने पे बैठे तो हम बार बार यही मुतालबा कर रहे थे कि हम जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार जी आके बात करें। तो डायलॉग से भी कभी भी इनकार नहीं किया गया है। डायलॉग भी होगा, बातचीत की भी कोशिश की जाएगी। जब गवर्नमेंट ने जेपीसी बनाई तो उसके पास सारी मुस्लिम तंजीमें गई, जाकर उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, तफसील से बात की। जाहिर है कि डायलॉग ही का प्रोसेस था। तो डायलॉग की जब भी गवर्नमेंट ने विंडो खोली है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर कब गवर्नमेंट ही बंद करके बैठेगी तो जाहिर है कि सिटीजन, हम आम लोगों के पास क्या तरीका है डायलॉग को आगे बढ़ाने का। अब जैसे ही मंजूर हो गया बिल, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की कि हम बात करना चाहते हैं, आपको मेमोरेंडम देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अब दस्तखत करने से पहले आप हमारी बात सुनिए। जाहिर यही डायलॉग है। अब अगर वो वक्त ही नहीं देंगे और बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो कैसे डायलॉग होगा? तो जब भी गवर्नमेंट ने डायलॉग की अपॉर्चुनिटी दी है, विंडो खोली है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद सिटीजन से डायलॉग के दरवाजे बंद करके बैठे तो जाहिर है कि आम लोगों के पास इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का कोई तरीका बाकी नहीं रहता है। सर, एक सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर रहा है, लेकिन इसको लेकर बोर्ड के अंदर से ही इख्तलाफ नजर आ रहा है। कल अरशद वजीर साहब ने कहा कि सड़क इसका रास्ता नहीं हो सकता, सिर्फ कोर्ट ही इसका रास्ता है। और कई सांसद भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी इसका एक रास्ता है। तो क्या जमात का क्या स्टैंड है कि ये दोनों रास्ते अख्तियार किए जाएंगे?
या फिर कोर्ट के जरिए ही इसमें आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट की बात बोर्ड की तरफ से कही गई है, चाहे दिल्ली बार बार यही बात कही जा रही है बोर्ड की तरफ से कि प्रोटेस्ट होगा और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कानूनी तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा। मुल्क में अनार्की फैलाना और सिस्टम को कोलैप्स करना, जाहिर है कि ये कभी भी हमारा तरीका नहीं रहा है। हम ना अपने लिए उसे पसंद करते हैं ना दूसरों के लिए पसंद करते हैं। तो अगर सड़कों पर उतरने का मतलब ये लिया जा रहा है कि उसके जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए और अनार्की फैलाई जाए, तो जाहिर है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बोर्ड ने भी कभी भी इसकी अपील नहीं की है। जब भी उसने प्रोटेस्ट की बात कही है, यही कहा है कि ये पीसफुल तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। जाहिर है कि ये भी एक तरीका है हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने का, आवाम तक अपनी बात पहुंचाने का। तो उस तरीके को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और अदालत तक भी पहुंचा जाएगा और अदालत को भी अपनी बात पहुंचाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। संजय निरुपम है, एक नेता है, उनका ये कहना है कि अगर आप शाहीन बाग बनाएंगे प्रोटेस्ट के जैसा तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। क्या कहेंगे? इस पर कुछ कहने की जरूरत है जी? इस पर कुछ कहने की जरूरत है? मेरे ख्याल में सवाल भी नहीं पैदा होता है। इस पर सवाल करना भी मुनासिब नहीं है, कुछ कहना भी मुनासिब नहीं है। तरीके से जी चल रहा जो प्रोटेस्ट, उसमें गांधीयाई तरीके से जेल भरो अभियान भी एक सिस्टम है जो मेरे ख्याल में हम हमारी फॉर्म कम से कम, क्या आप जेल भरो की तरफ भी जाने का सोच रहे हैं या सोचेंगे इस मामले में? बाद में मसले में कुछ नहीं किया। मैं जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल। बहरहाल अभी जो चीजें आ गई हैं पब्लिक में, उन्होंने जो कुछ चीजें तय की हैं और डिक्लेयर की हैं, उसके मुताबिक ये एहतजाज आगे बढ़ेगा। बाद की चीजें बाद के मरहलों में तय होंगी। आंदोलन से ये उम्मीदें थी, जैसे नीतीश जी, कुमार और लोगों को भी बोलना है। वन बाई चिराग पासवान हुए, इन सबको मुसलमान बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और इन सबने जरूरत के वक्त धोखा दिया। तो क्या मुस्लिम तंजीमें मुसलमानों से ये अपील करेंगी कि जो हमारे साथ नहीं है तुम उनके साथ खड़े रहो? बहरहाल उस तरह की अवाम वोटर्स हमारे मैच्योर्ड हैं, वो खुद बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। तो यकीनन इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज्म के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं, हुकूक के ये बात भी कहते रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए, सेकुलर वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्ट पर जो खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है और जिसमें सरी हक तलफी की गई है, मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो ऐसे एक्ट को सपोर्ट करना, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मायूसकुन है। इससे इनके ऊपर जो मखौटा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है सेकुलरिज्म का। तो इसको तो सख्ती से हम कंडेम करते हैं। अब बाकी उनके साथ क्या ताल्लुक इख्तियार करना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि वो वोटर्स खुद तय करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे। कल जमात पहुंचे थे यहाँ पर शाहीन बाग में और उन्होंने कहा कि वक्त बिल को लेकर मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। वक्त पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा था, उन लोगों को दिक्कत हो रही है और वही लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। जमात सिद्दीकी का कहना है। तो आप उनसे पूछिए ना कि इसमें मैंने भी वही बात कही है कि वक्फ एक्ट में ऐसी कौन सी चीज है, एक सिंगल आर्टिकल, एक सिंगल सेंटेंस उसमें, जिससे वक्फ के गलत इस्तेमाल या वक्फ के करप्शन को रोकने में मदद मिलती है, वो बताने के लिए उनसे कहिए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों को चिन्हित किया जा चुका है और कई जगहों पर एक्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से पास हुआ बिल, उसके बाद आप देखिए अलग अलग जगहों पर बाकायदा तोड़ की खबरें आने लगी हैं, वहां पर लोगों के फौज भी लगी हैं, यहाँ तक कि कई जगहों पे आपने देखा भगवा झंडा भी लहराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से एहतजाज करके या फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए क्या आप जीत पाएंगे ये लड़ाई को? क्योंकि देखिए इससे पहले भी कानून को डिमोलिश करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई। आप देखेंगे पंजाब में बड़ी संख्या में किसान आए जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को घुटने टेकने पड़े।
क्या आप शांतिपूर्ण इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, या फिर कुछ और भी होगा? बहरहाल जो भी होगा वो शांतिपूर्ण ही होगा। शांति का वायलेशन और पीस का वायलेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, कानून के खिलाफ काम के हम कायल नहीं है, और हम समझते हैं कि किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे लिए जायज नहीं होता। दूसरे लोग से मुराद यही जो भगवा झंडा लहराना फलां जो आप कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए गैर कानूनी काम का कोई उससे परमिशन, इजाजत नहीं मिलती है। उनके काम को भी हम गलत समझते हैं, और ऐसे गलत काम हम भी कभी करने के लिए ना खुद को तैयार पाते हैं, ना लोगों से इसकी अपील करते हैं। लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना, अपने गम और गुस्से का इजहार करना, ये हमारा हक है, हर शहरी का हक है, और दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। और जो लोग इस हक को सलब करते हैं उनका वो काम भी गैर कानूनी। जिस तरह कानून को हाथ में लेना एक सिटीजन के लिए जायज नहीं है, उसी तरह किसी चीफ मिनिस्टर के लिए भी जायज नहीं, किसी होम मिनिस्टर के लिए भी जायज नहीं। तो अगर लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट को कोई रोकता है तो उसका ये रोकना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसलिए वो भी कंडेमेबल है। एक सवाल ये था कि जिस तरह से जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों नहीं मुसलमान ये करते हैं, या फिर आपकी बड़ी जमात है और बहुत सारी जमात है, बीजेपी भरो आंदोलन आप शुरू कीजिए, जिससे जो भी सत्ता चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम 50 साल से ज्यादा हुकूमत करें। तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही पार्टी, खास पार्टी को, सेकुलर पार्टी को आप वोट दें? आप तमाम पार्टियों को वोट दीजिए, लोगों को कहिए कि और बीजेपी में भी लोग शामिल हो, ताकि उनको भी वोट मिलेगा तो आपके लिए वो भी काम करेंगे। इस सवाल पे तो हंसा ही जा सकता है। बहरहाल डेमोक्रेसी में आप सब लोग जानते हैं कि पार्टियां वो लोगों के नंबर्स का नाम नहीं है, बल्कि पॉलिसीज का नाम है ना। कौन सी पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं और उसकी क्या विजन है, क्या पॉलिसीज हैं, उसी से पॉलिटिकल डिनोमिनेशंस बनते हैं। तो जिस पार्टी की पॉलिसीज की हम मुखालिफत कर रहे हैं शदीद, उसको गलत समझते हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हैं, तो उसमें जाकर क्या करेंगे? हम तो अपनी पॉलिसीज जो हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, वो लोगों के सामने पेश करेंगे और उसके हक में ओपिनियन बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।